हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल जीके जीएस क्वीन सुकाइज। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज फिर से मैं आप लोगों के लिए मार्क्समैन का टेस्ट सीरीज 49 लेकर आई हूं। तो चलिए, कल का जो 5 क्वेश्चन था, हम लोग उसका आंसर नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट था कि हर्ष चरित्र की रचना किसने की थी? तो बाण भट्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, साम वेद का उपवेद क्या है? तो गंधर्व वेद। क्वेश्चन नंबर थर्ड, किस योजना के अंतर्गत संविधान सभा का गठन किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर्थ था कि चंद्रप्रभा वन्य जीव अभ्यारण्य किस क्षेत्र में सिचुएटेड है? तो वाराणसी में। तथा लास्ट क्वेश्चन नंबर फिफ्थ था कि यूरेनियम खनिज बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो ये 2 जिला में पाया जाता है, गया तथा बिहार में। तो चलिए, आज का क्वेश्चन आप नोट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि प्रथम जैन संगीति की अध्यक्षता किसने की थी? नेक्स्ट क्वेश्चन, चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? क्वेश्चन नंबर थर्ड, नील दर्पण पुस्तक के संपादक कौन थे? क्वेश्चन नंबर फोर्थ, बुध ग्रह सूर्य की परिक्रमा कुल कितने टाइम में लगाता है? और लास्ट क्वेश्चन है कि बिहार के प्रथम गैर कांग्रेसी मुख्यमंत्री कौन थे? तो चलिए, आप वीडियो को पॉज करते हुए आंसर दीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर कथन और कारण है, पढ़िए और इसका करेक्ट आंसर दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ए तथा आर दोनों सही है, बट आर ए की सही पुष्टि नहीं कर रहा है। ए है कि भारत के संविधान में एक संघीय प्रणाली का प्रावधान है, बिल्कुल सही बात है। उसने एक बहुत शक्तिशाली केंद्र की रचना की है, यह भी सही है। तो चलिए, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ कि यहाँ पर कथन और कारण दिए गए हैं। तो कथन, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। यानी ए तथा आर दोनों सही तथा आर ए की सही पुष्टि भी करता है। ए है कि राजनीतिक दल लोकतंत्र के जीवन रक्त हैं, यह भी सही है। तथा लोग खराब शासन के लिए जनरली राजनीतिक दल को ही कोसते हैं, ना कि लोकतंत्र को, यह भी बात भी सही है। आप लोग अभी दिनचर्या में आम की अगर बात करें तो आम दिनों में आप लोग देखते होंगे कि अगर कहीं पर मतलब कि कोई अच्छा शासन नहीं कर रहा है कोई पार्टी, तो किसी पार्टी को ही कोसा जाता है, ना कि लोकतंत्र को कोसा जाता है। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर थर्ड की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है, बट आर गलत है। ए सही है कि भारत में संघवादिता व्यवहारिक नहीं है, ये सही है। और कारण कह रहा है कि भारत एक संघीय राज्य नहीं है, ये गलत है। भारत एक संघीय राज्य है और इसका वर्णन हमारे आर्टिकल फर्स्ट में ही दिया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, अर्थात भारत एक संघीय राज्य है। तो चलिए, बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर फोर्थ की तरफ। यहाँ पर भी कथन और कारण है। कथन है कि भारतीय संविधान अर्ध संघात्मक है, यह बात भी सही है। भारतीय संविधान ना तो संघात्मक है और ना ही एकात्मक है। तो कैसा है? तो आधा आधा में है, यानी अर्ध संघात्मक है। कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं कि किस व्यक्ति ने कहा था कि भारत का संविधान अर्ध संघात्मक है, जिसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उस व्यक्ति का नाम है केसी व्हीयर। अर्ध संघात्मक मतलब होता है कि भारतीय संविधान अधिक कठोर तथा अधिक लचीले के बीच एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है। तो फोर्थ का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो चलिए, फिफ्थ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन नए राज्यों के निर्माण के बारे में सही नहीं है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार की विधि के आर्टिकल 368 के प्रयोजनों के लिए संविधान का संशोधन समझा जाएगा, यह बिल्कुल गलत बात है। देखिए, नए राज्यों के गठन जो संसद करती है अपनी मर्जी से, जो उसे अच्छा लगता है, तो इसका जो वर्णन है ना, वो आर्टिकल 3 में वर्णित है और उसे संविधान संशोधन के तहत नहीं किया जाता है। वो परिवर्तन वे साधारण बहुमत के द्वारा पारित करके होता है। तो चलिए, सिक्स्थ की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है सिक्स्थ का, वो ऑप्शन नंबर डी है। ए तो गलत है, बट आर सही है। ए गलत इसलिए है क्योंकि ए में दिया हुआ है कि भारत संघ नहीं है, बिल्कुल गलत बात। आर्टिकल फर्स्ट में ही वर्णित है कि भारत एक संघीय राज्य है। नेक्स्ट, ये सही है कि किसी भी राज्य का क्षेत्र सीमा उसकी सीमा नाम उसकी सहमति के बिना भी परिवर्तित किया जा सकता है। नेक्स्ट, सिक्स्थ के बाद हम लोग एंट्री कर रहे हैं फ्रेंड सेवेंथ में कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि कौन सा कथन सही है। तो सेवन का यहाँ पर देख सकते हैं कि संविधान में यूनियन ऑफ स्टेट्स शब्द यूज किया गया। यूनियन ऑफ स्टेट्स का मतलब होता है कि भारतीय राज्यों को कभी अलग होने का अधिकार नहीं प्रदान किया जाएगा, वे सब एकजुट होकर रहेंगे। सेकंड भी सही है कि एस.के. धर आयोग ने राज्यों के पुनर्गठन हेतु भाषा के आधार के तुलना में कंपैरिजन में प्रशासनिक सुविधा को ज़्यादा महत्व दिया था एस.के. धर आयोग ने, यह भी बात भी सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पट्टाभी सीतारमैया की अध्यक्षता में कांग्रेस कमेटी राज्यों के पुनर्गठन में भाषाई आधार के पक्ष में नहीं थे। तो सब के सब सही है। इट्स अकॉर्डिंग सेवेंथ का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी तीनों। नेक्स्ट, 8 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक कथन गलत है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, यानी दादरा और नगर हवेली 1954 तक फ्रांसीसी औपनिवेशिक शासन
शासन के अंतर्गत थी, बिल्कुल गलत बात है। दादर और नगर हवेली की अगर बात करें ना तो वे 1954 तक फ्रांसीसी नहीं बल्कि पुर्तगालियों के अधीन थी और पुर्तगालियों ने दादर और नगर हवेली को 2 अगस्त सन 1954 में आज़ाद किया। नेक्स्ट नीचे दिए गए राज्यों को भारत संघ के संपूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त होने का सही कालानुक्रम क्या है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी नागालैंड। इस सीरीज में पहले पोजीशन पर नागालैंड आ जाता है, जिसे 1963 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। नेक्स्ट हरियाणा 1966, उसके बाद सिक्किम 1975 तथा लास्ट पोजीशन पर अरुणाचल प्रदेश इस सीरीज में 1987 ईस्वी में दिया गया अरुणाचल प्रदेश को। तो चलिए 10th की तरफ बढ़ रहे हैं कि निम्नलिखित भारतीय राज्यों का उसके निर्माण के अनुसार सही कालानुक्रम में अरेंज करना है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, यानी सिक्किम की अगर बात करें तो 1975 में दर्जा दिया गया, अरुणाचल प्रदेश को 1987 में, छत्तीसगढ़ को 1 नवंबर 2004 को तथा झारखंड को 15 नवंबर 2004 को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट, निम्न राज्यों का सृजन वर्ष 1960 के बाद हुआ था। इन्हें उनके गठन के आरोही क्रम में सजाना है और सही कूट से चयन करना है। तो 11 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब चलिए एक एक करके देख सकते हैं। आप जो मैं लिखवा रही हूँ ईयर, आप उसे स्किप न कीजिएगा, नोट करते चलिएगा कॉपी में। तो इस सीरीज में सी यानी नागालैंड की अगर बात करते हैं तो 1963, हरियाणा 1966, सिक्किम 1975 तथा तेलंगाना 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। 12th है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए देख लेते हैं। 12th का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी केवल फर्स्ट सही है कि नागालैंड, असम, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, सिक्किम, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश तथा गोवा की प्रादेशिक मांगों को देखते हुए भारत के कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 371 ए से लेकर 371 आई अंतर्भुक्त किए गए संविधान में। तो 12th का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है। नेक्स्ट 13 है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? तो इट्स करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, यानी भारतीय संविधान में मूल अधिकारों को शामिल करने के लिए नेहरू रूपेट 1928 ने काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था, समर्थन किया था। 14th है कि भारत ने मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्न वक्तव्यों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, यानी फर्स्ट और सेकंड सही है। फर्स्ट है कि ये राज्य कृत्य के विरुद्ध एक गारंटी है तथा मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में वर्णित है। नेक्स्ट 15 की तरफ बढ़ रहे हैं कि समानता का अधिकार संविधान के निम्न अनुच्छेदों में से किसके अंतर्गत दिया हुआ है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ, आर्टिकल 14, 15 और 16 में समानता के अधिकार का वर्णन है। 16 है कि निम्नलिखित में से किसने भारतीय न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार निगमन हेतु सक्षम किया? तो चलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, यानी ए, बी, सी सभी को मिलाकर पढ़ना। 17 की तरफ बढ़ रहे हैं कि भारत में अस्पृश्यता का निवारण निम्न में से किन उपायों द्वारा किया जा सकता है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, कानून बनाकर, शिक्षा की उन्नति कर तथा जन जागरण के द्वारा अस्पृश्यता यानी अछूतता को अंत किया जा सकता है। तो चलिए 17 के बाद हम लोग 18 की तरफ बढ़ रहे हैं कि मद्रास राज्य बनाम दोराय राजन 1951 के मुकदमे में भारतीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के परिणाम स्वरूप निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को संशोधित किया गया था? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी भेदभाव के विरुद्ध अधिकार। 19 है कि धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के प्रावधान के अंतर्गत सम्मिलित हैं। ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, धर्म प्रचार करने का अधिकार, सिखों को कृपान धारण करने का अधिकार तथा राज्यों को समाज सुधारक विधि निर्माण का अधिकार। 20 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी शिक्षण संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यकों को जो अधिकार है वो आर्टिकल 29 में वर्णित नहीं है। किसमें है? तो आर्टिकल 30 में है, 30 में। नेक्स्ट 21, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 21 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी केवल सेकंड सही है कि संपत्ति का अधिकार एक विधिक अधिकार है किंतु यह मौलिक अधिकार नहीं है। नेक्स्ट 22, यहाँ पर मैच द फॉलोइंग है। तो आप देख सकते हैं 22 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग मिला लीजिएगा क्योंकि स्क्रीन पर ये पूरा क्वेश्चन कवर नहीं हो पा रहा है। तो 22 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। 23 यहाँ पर भी मैच द फॉलोइंग है। 23 का जो करेक्ट आंसर है वो भी यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है, यानी मौलिक कर्तव्य की अगर बात करते हैं तो संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था। ये पहले से संविधान में नहीं था। संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है, केशवानंद भारतीवाद में ऐसा वर्णन है। मूल ढांचे का सिद्धांत मिनर्वा मिल केस में तथा इंसानों के अनैतिक व्यवहार का निषेध आर्टिकल 23 में वर्णित है। तो 23 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है। बढ़ रहे हम लोग 24 की तरफ कि निम्नलिखित में से किन्हें सुप्रीम कोर्ट ने मौलिक अधिकारों के रूप में मान्यता दी है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी फर्स्ट और सेकंड को।
तो चलिए 25 है कि निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। 25 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही हैं राष्ट्रगीत गाने के बारे में। नेक्स्ट 25 के बाद हम लोग 26 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित अधिकारों में से कौन से अधिकार भारत में सभी व्यक्तियों को उपलब्ध नहीं है। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी सेकंड, थर्ड और फोर्थ अधिकार। भेदभाव के विरुद्ध अधिकार, देश भर में स्वतंत्र भ्रमण की स्वतंत्रता तथा चुनाव लड़ने का अधिकार, ये सबको नहीं दिया गया है हर नागरिक को। नेक्स्ट 26 के बाद हम लोग एंट्री कर रहे हैं 27 की तरफ कि भारत के किसी धार्मिक संप्रदाय को यदि राष्ट्रीय स्तर पर अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा दिया जाए तो किस विशेष लाभों के वे हकदार हो जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल फर्स्ट और थर्ड, यानी यह संप्रदाय विशेष शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और संचालन कर सकते हैं तथा यह संप्रदाय प्रधानमंत्री के 15 पॉइंट कार्यक्रम का लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए 28 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर मैच द फॉलोइंग आप देख सकते हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी आर्टिकल 40 में वर्णित है ग्राम पंचायतों का गठन, 41 में है काम करने का अधिकार, 44 में है समान नागरिक संहिता तथा 48 में है कृषि एवं पशुपालन का गठन। तो चलिए 29 है कि संविधान निम्न में से किसके शोषण के विरुद्ध अधिकार स्वीकृत करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, बच्चों, स्त्रियों तथा जनजातियों के विरुद्ध। 30 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस प्रकार मौलिक अधिकार से अलग हैं। तो ऑप्शन नंबर सी यानी नीति निर्देशक तत्व प्रवर्तनीय नहीं है जबकि मौलिक अधिकार प्रवर्तनीय हैं। 31 है कि निम्नलिखित में से कौन से नीति निर्देशक तत्व में शामिल हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल सेकंड, मादक पेयों जैसे शराब वगैरह होता है नशा का चीज़ तथा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक औषधियों के औषधीय प्रयोजनों से भिन्न उपयोग का प्रतिषेध लगाया गया है नीति निर्देशक तत्व में, जबकि मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध ये सब नीति निर्देशक तत्व में वर्णित नहीं किए गए हैं। तो चलिए बढ़ रहे हैं 32 की तरफ कि भारतीय संविधान में प्रतिस्थापित राज्य की नीति के निर्देशक तत्वों के अंतर्गत निम्नलिखित प्रावधानों पर विचार कीजिए। तो देखिए इधर 32 का ऑप्शन दिया हुआ है, तो 32 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल सेकंड और थर्ड। आप बैक करके देख लीजिएगा। 33 है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में सम्मिलित हैं। तो ऑप्शन नंबर ए यानी राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का प्रयास करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य के नीति निर्देशक तत्व में निम्नलिखित में से किसके बारे में संविधान शांत है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी प्रौढ़ शिक्षा के बारे में। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की विषय की पहचान कीजिए। तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल फर्स्ट, मद्य निषेध। नेक्स्ट 36 है कि निम्न में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी अस्पृश्यता का अंत, ये नीति निर्देशक तत्व में नहीं है, ये मौलिक अधिकार में दिया गया है, ऐसा वर्णन किया गया है। नेक्स्ट बढ़ रहे हैं 37 की तरफ कि भारत के संविधान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत सरकार द्वारा आरंभ किए गए राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में भारत के संविधान के उपयुक्त उपबंधों में से कौन से पूरे होते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी यानी केवल थर्ड, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। तो चलिए बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 38 की तरफ। मौलिक कर्तव्यों से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी उन्हें परमादेश द्वारा प्रभावी बनाया जा सकता, बिल्कुल गलत है। देखिए परमादेश सुप्रीम कोर्ट जो रिट जारी करती है तो वो मौलिक अधिकार में इंक्लूड किया गया है, ना कि मौलिक कर्तव्यों में। नेक्स्ट 39 है कि भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त नागरिकों के मौलिक कर्तव्य में निम्नलिखित में से क्या है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ कि निम्नांकित में से कौन एक गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए मूल कर्तव्य मौलिक अधिकारों का हिस्सा है, ऐसा नहीं है फ्रेंड। मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। मौलिक कर्तव्य का वर्णन आर्टिकल 51 के का में है, वहीं मौलिक अधिकार का वर्णन आर्टिकल 12 से 35 में है। 41 है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी मौलिक कर्तव्य का वर्णन भाग 5 में नहीं है, भाग 4 के का में है। किस में है? तो भाग 4 के का में है। नेक्स्ट 42 है कि नीचे दो वक्तव्य दिए गए हैं, कथन और कारण। तो ऑप्शन नंबर सी यानी ए तो सही है बट आर गलत है, यानी संघीय कार्यपालिका का मुखिया भारत का राष्ट्रपति होता है, बिल्कुल सही बात है, तथा राष्ट्रपति की शक्तियों की कोई सीमा नहीं होती है, ये गलत है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ
कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्य होते हैं। ऑप्शन नंबर डी यानी 1/3 और 4 सही है, 1/3 और 4 यानी संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य तथा दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 44 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के निर्वाचन हेतु निर्वाचक गुण के सदस्य हैं। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो केवल बी यानी सेकंड और थर्ड राज्य विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य तथा संघ राज्य क्षेत्रों की विधानसभाओं के सभी निर्वाचित सदस्य। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं 45 की तरफ कि भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए चुनाव मंडल के सदस्य होते हैं लोकसभा के चुने हुए सदस्य, राज्यसभा के चुने हुए सदस्य तथा राज्य विधानसभा के चुने हुए सदस्य। नेक्स्ट 46 भारतीय राष्ट्रपति के विषय में निम्नलिखित में कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ये तीनों सही है कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। 35 ईयर्स वो एज अपनी पूरा कर चुका होगा, उसे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखनी चाहिए। तो आगे बढ़ रहे हैं हम लोग 47 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण है, आप पढ़िए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी है। आप बैक कर देख लीजिएगा। 48 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो इट्स करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी केवल सेकंड, थर्ड और फोर्थ सही हैं कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री मंत्रिपरिषद के प्रधान होते हैं तथा यह आवश्यक नहीं है कि नियुक्ति के समय प्रधानमंत्री पार्लियामेंट के किसी भी संसद का सदस्य हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं होता है। चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 49 की तरफ कि निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। तो वित्त आयोग के अध्यक्ष तथा संघ राज्य क्षेत्र के मुख्यमंत्री की नियुक्ति। नेक्स्ट 50 की अगर बात करें कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट के परामर्श को स्वीकार करना चाहिए। देखिए अगर राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा मांगता है तो उसी कंडीशन में ही सुप्रीम कोर्ट उसे सलाह मशवरा देता है, अपने मन से नहीं देता, मांगने पर देता है। आगे बढ़ते हुए 51 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नांकित में से किस शहर के प्राधिकार भारत के राष्ट्रपति को प्राप्त हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यानी सेकंड और फोर्थ औपचारिक और विधिक तथा संवैधानिक और नाम पात्र। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं हम लोग नाम मात्र। आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ। भारतीय संविधान के अनुसार भारत के राष्ट्रपति का यह कर्तव्य है कि वे निम्नलिखित में से किसको संसद के पटल पर रखवाएंगे। केवल फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ को यानी संघ वित्त आयोग की सिफारिशों को, कैग यानी नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन को तथा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के प्रतिवेदन को। तो इस अकॉर्डिंग 52 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी सही हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है बट आर गलत है। नेक्स्ट 54 यहाँ पर भी कथन और कारण है और उसका करेक्ट आंसर फर्स्ट है यानी ए है। राष्ट्रपति संसद का भाग है क्योंकि संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित विधेयक बिना राष्ट्रपति की स्वीकृति के कानून नहीं बना सकता है। तो चलिए 55 की तरफ एंट्री ले रहे हैं। यहाँ पर भी कथन और कारण है। 55 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। ए तो सही है बट आर गलत है। ए है कि रक्षा बलों का सर्वोच्च कमांडर राष्ट्रपति में निहित है तथा प्रधान सेनापति की हैसियत से राष्ट्रपति की शक्तियां विधायी नियंत्रण से स्वतंत्र हैं, ऐसा बात जो लिखा गया है कारण में वो गलत है। तो चलिए आगे पढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 56 की तरफ। कौन सा कथन असत्य है। तो ऑप्शन नंबर सी यानी उपराष्ट्रपति का चुनाव भारत का राष्ट्रपति करता है, ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए उपराष्ट्रपति का चुनाव जो होता है ना वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर बनने वाले आनुपातिक प्रतिनिधि पद्धति के अकॉर्डिंग एकल संक्रमणीय मत द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट 57 की तरफ एंट्री कर रहे हैं। यहाँ पर कथन और कारण, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है। कथन तो सही है बट कारण गलत है। कथन है कि अपने कार्यकाल के दौरान भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध किसी भी कोर्ट में मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, बिल्कुल सही है। राष्ट्रपति का पद संविधान के ऊपर होता है, ऐसा गलत है। नेक्स्ट 58 है कि उपराष्ट्रपति से संबंधित निम्न कथनों में से कौन से कथन सही नहीं हैं। ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और फोर्थ ये सही नहीं है। उपराष्ट्रपति बनने के लिए व्यक्ति के पास जनता के सदन के सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता है तथा उसको एक औपचारिक महाभियोग द्वारा पद से हटाया जा सकता है। तो फर्स्ट और फोर्थ यहाँ की अगर बात करें तो ये सही नहीं है। तो चलिए 58 की तरफ के बाद हम लोग 59 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उपराष्ट्रपति का निर्वाचन करता है। तो ऑप्शन नंबर ए यानी केवल फर्स्ट और सेकंड लोकसभा के सदस्य तथा राज्यसभा के सदस्य। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ कि भारत का उपराष्ट्रपति, यहाँ पर आप देख सकते हैं
और इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 60 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। सभी चारों करेक्ट हैं। नेक्स्ट 61 है कि निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद हिदायतुल्लाह ने तथा शंकर दयाल शर्मा ने, ये दोनों ने भारत के राष्ट्रपति के पद पर पोस्ट हुए हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हुए 62 की तरफ एंट्री कर रहे हैं कि भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय, इट्स करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर ए, जरूरी नहीं कि वो पार्लियामेंट के दोनों सदनों में से किसी एक का आवश्यक रूप से सदस्य हो, परंतु उससे 6 महीना के अंदर किसी भी एक पार्लियामेंट का किसी भी सदस्य हो जाना जरूरी है। तो चलिए फ्रेंड 62 के बाद हम लोग एंट्री करें 63 में कि निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही है भारत का प्रधानमंत्री के बारे में? तो ऑप्शन नंबर सी यानी अपने मंत्रिमंडल के मंत्री के रूप में काम करने के लिए व्यक्तियों का चयन करने में पूर्णतः स्वविवेक का प्रयोग करता है भारत का प्रधानमंत्री यानी पीएम। आगे बढ़ते हुए हम लोग एंट्री कर रहे 64 की तरफ कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी यानी मंत्रिमंडल की सदस्यता निम्न सदन तक सीमित है, ऐसा बात गलत है। नेक्स्ट 65 की अगर बात करें तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है फर्स्ट, सेकंड और थर्ड लोकसभा के प्रति एक संवैधानिक बाध्यता के अकॉर्डिंग तथा अनुच्छेद यानी आर्टिकल 75 के सी के अनुसार। 65 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। नेक्स्ट 66 केंद्रीय मंत्रिपरिषद के त्यागपत्र देने के उपरांत निम्नलिखित में से कौन एक सही स्थिति नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए यानी राष्ट्रपति शासन लागू हो जाएगा, बाकी सब सही है। नेक्स्ट निम्नलिखित में से किसका भारत के संविधान में तो स्पष्ट उल्लेख नहीं है पर परिपाटी के रूप में पालन किया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी यानी प्रधानमंत्री यदि निम्न सदन में बहुमत खो दे तो उसे त्यागपत्र दे देना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ रहे 68 की तरफ कि निम्नलिखित में से कौन एक से अधिक बार प्रधानमंत्री नियुक्त हुए हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सभी यानी जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, गुलजारी लाल नंदा तथा अटल बिहारी वाजपेयी। ये मोर देन 1 टाइम्स वर्क एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में भारत के प्रधानमंत्री का पद एक बार से अधिक समयानंतर के बाद सुशोभित किया? तो ऑप्शन नंबर सी यानी थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ गुलजारी लाल नंदा, इंदिरा गांधी तथा अटल बिहारी वाजपेयी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत के केंद्रीय मंत्री रहे हैं? तो ऑप्शन नंबर डी सब के सब वीपी सिंह, आर वेंकटरमन, वाई चौहान तथा प्रणब मुखर्जी। नेक्स्ट 71 है कि मनमोहन सिंह के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी वित्त आयोग के वो पूर्व अध्यक्ष से बिल्कुल गलत बात है। भारत के वो पूर्व वित्त मंत्री थे, आरबीआई के पूर्व गवर्नर थे तथा अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में भारत के पूर्व प्रतिनिधि थे मनमोहन सिंह, बट वे वित्त आयोग के अध्यक्ष नहीं रह चुके थे। तो चलिए आगे बढ़ रहे 72 की तरफ। यहाँ पर कथन और कारण और इसका जो करेक्ट आंसर है 72 का वो ऑप्शन नंबर बी है, यानी कथन और कारण दोनों सही और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं दे रहा है। नेक्स्ट 73 यहाँ पर भी कथन और कारण है, तो चलिए देखते हैं। 73 का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी है, कथन तो गलत है बट कारण सही है। 74 यहाँ पर भी कथन और कारण है और 74 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, यानी किसी व्यक्ति को उप प्रधानमंत्री कहना केवल राजनीतिक निर्णय, बिल्कुल सही, वह उसे प्रधानमंत्री का कोई अधिकार प्रदान नहीं करता है, यह बात भी सही है। आगे बढ़ते हुए 75 की तरफ जा रहे हैं कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो ऑप्शन नंबर डी यानी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट 76 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि केंद्रीय सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन नंबर सी यानी फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है। 15 अगस्त 1947 को केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 18 थी, बिल्कुल सही बात। वर्तमान में केंद्र में मंत्रालयों की संख्या 51 है, यह भी सही है। तो चलिए फ्रेंड आगे बढ़ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 77 की तरफ कि भारत के महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 77 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी फर्स्ट और सेकंड। वो भारत के राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है तथा उसमें वही योग्यताएं होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, निम्नलिखित कर्तव्यों में से कौन से एक का भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक यानी कैग द्वारा पालन नहीं किया जाता है? तो बाकी सब तो पालन किए जाते हैं बट ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर पालन नहीं किए जाते हैं कैग के द्वारा, यानी सार्वजनिक धन की प्राप्ति और निर्गम का नियंत्रण करना और यह सुनिश्चित करना कि सार्वजनिक राजस्व राजकोष में जमा हो, यह कैग का काम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लोक निधि के फलोत्पाद और आशायित प्रयोग को सुरक्षित करने के साथ साथ भारत के कैग के कार्यालय का महत्व क्या है? तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट होगा, आप देख सकते हैं।
देखिए फ्रेंड 79 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, यानी केवल सेकंड और थर्ड। 80 है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, उपयुक्त में से कौन से कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड सही है। नेक्स्ट 81 है कि निम्नलिखित अधिकारों पर विचार कीजिए, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, इसको सही अनुक्रम में सजाना है, ठीक है ना। तो फोर्थ यानी भारत के मुख्य न्यायाधीश, तब आते हैं संघीय मंत्रिमंडल सदस्य, मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा मंत्रिमंडल सचिव। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 82 की तरफ कि लोकसभा के लिए निर्वाचन के बारे में निम्नांकित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी, यानी निर्वाचनों के लिए मतदाताओं की सूची को राष्ट्रपति के निर्देशन और नियंत्रण में तैयार किया जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। तो आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 83 की तरफ कि 84वें संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा की कुल सदस्यों की सीटें 1971 की जनगणना के आधार पर दी गई हैं। ये तब तक बदली नहीं जाएंगी जब तक एक वर्ष विशेष के बाद पहली जनगणना नहीं होगी। यह वर्ष विशेष है। 83 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, 2026 तक ये अस्थायी रहेगी सीटों की संख्या। नेक्स्ट 84 है कि निम्न युग्मों में से कौन सा युग्म सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश में लोकसभा की सीटों की संख्या 42 नहीं है, कितनी है? तो 25 है। नेक्स्ट 85 की बात करते हैं यहाँ पर कथन और कारण, और उसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए है, यानी ए तथा आर दोनों सही हैं तथा आर ए का सही पुष्टि भी कर रहा है। ए है कि राजगत सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है तथा इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 86 की तरफ कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए 86 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कोई भी कथन इसमें से सही नहीं है। नेक्स्ट, राज्यसभा के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर ए, इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष के बाद रिटायर्ड हो जाते हैं तथा फिर से नए सदस्यों की नियुक्ति हो जाती है 1/3 सदस्य के रूप में। इसी वजह से राज्यसभा कभी भी विघटित यानी भंग नहीं की हो सकता है। नेक्स्ट 88 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन राज्य सूची के विषय में के संबंध में विधि बनाने की संसद की शक्ति के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, यानी राज्य सूची में सम्मिलित विषय के संबंध में राष्ट्रपति हित में विधि केवल राज्यसभा बना सकती है। देखिए जनरली तौर पर यह होता है कि जो राज्य सूची में जो विषय इंक्लूड होते हैं उस पर जनरली राज्यसभा ही कानून बनाती है, बट कोई स्पेशल कंडीशन में उस पर केंद्र सरकार को भी कानून बनाने की परमिशन है, ठीक है ना, ऐसे नहीं कि सिर्फ राज्यसभा ही बनाएगी। तो चलिए बढ़ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 89 की तरफ। निम्नांकित विशेषाधिकारों में से कौन से भारत के संविधान द्वारा राज्यसभा को प्रदत्त किए जाते हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी संसद को राज्य सूची में नियम बनाने और एक अथवा एकाधिक अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन करने हेतु सशक्त बनाने के लिए एक प्रस्ताव पारित करना। नेक्स्ट यहाँ पर मैच द फॉलोइंग, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कौन से राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं वो दिया हुआ है। 91 है कि राज्यसभा के सदस्य बनने हेतु अर्हताओं के संदर्भ में निम्नलिखित अभिकथनों पर विचार कीजिए और उसके नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट और थर्ड सही है। फर्स्ट है कि अगर कोई व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसका जो मिनिमम एज होना चाहिए वो 30 वर्ष होना चाहिए तथा राज्य के अंतर्गत लाभ का पद वो धारित नहीं किया होना चाहिए। तो चलिए आगे बढ़ रहे हैं। लोकसभा अध्यक्ष के पद के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी केवल थर्ड सही है। यदि लोकसभा के जो मतलब कि अध्यक्ष होते हैं ना वो त्यागपत्र देना चाहे तो उसे अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को संबोधित करना होगा। नेक्स्ट 93 की अगर बात करें हम लोग कि स्पीकर के पद यानी लोकसभा अध्यक्ष के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, जो सेम चीज़ है कि यदि वह त्यागपत्र देगा तो लोकसभा के उपाध्यक्ष को देगा संबोधित करके। नेक्स्ट 94 है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन धन विधेयक के बारे में सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर ए, यानी धन विधेयक संसद के दोनों में से किसी भी सदन में प्रस्तावित किया जाए तो बिल्कुल गलत। धन विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तावित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर डी, यानी धन विधेयक लोकसभा में पूरा स्थापित किया जाता है ना कि राज्यसभा में। नेक्स्ट है कि निम्न में से कौन सी शक्तियां लोकसभा को राज्यसभा की तुलना में अनन्य रूप से प्राप्त हैं? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। धन विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जाएगा। धन विधेयक के निरस्तीकरण अथवा संशोधन का संबंध तथा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व के संबंध ये सभी लोकसभा में ही होते हैं। नेक्स्ट 97 है कि बजट पर संसद के नियंत्रण के
विषय में निम्नलिखित में से कौन सी बातें सही नहीं हैं? तो ऑप्शन नंबर बी यानी संसद को समेकित निधि पर प्रभारित व्यय को बढ़ाने की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट 98 की तरफ हम लोग एंट्री कर रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी विधियां भारत के लोक वित्त पर संसदीय नियंत्रण रखने के काम आती हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड, यानी 1, 2, 3, 4 और 5 सब के सब। यानी फर्स्ट है कि संसद के सम्मुख वार्षिक वित्तीय विवरण का प्रस्तुत किया जाना। विनियोजन विधेयक के पारित होने के बाद ही भारत की संचित निधि यानी खजाने से मुद्रा निकाल पाना। अनुपूरक अनुदानों तथा लेखा अनुदान का प्रावधान। संसदीय बजट कार्यक्रम द्वारा समष्टिगत आर्थिक पूर्वानुमानों तथा व्यय हेतु सरकार के कार्यक्रमों का एक नियतकालिक अथवा कम से कम मध्यवर्षीय पूर्वालोकन। तथा 5th है यहाँ पर कि संसद में वित्त विधेयक को प्रस्तुत किया जाना। तो इस अकॉर्डिंग 98 का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी है, सब के सब सही हैं। नेक्स्ट 99 है कि लेखानुदान और अंतरिम बजट के बीच में क्या डिफरेंस है? तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, यानी केवल 2 करेक्ट हो जाएगा कि लेखानुदान सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबंधित है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों इंक्लूड होते हैं। नेक्स्ट 100 की तरफ बढ़ रहे हैं फ्रेंड कि वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन नंबर डी, वित्त विधेयक हमेशा लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।